विद्यार्थियों, हम बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर हम इसका पढ़ रहे हैं, प्रबंध एक परिचय। इस चैप्टर में अभी हम प्रबंध के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी संस्था हो, चाहे छोटी संस्था है या बड़ी है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सबका उद्देश्य होता है और वह उन उद्देश्यों को तभी प्राप्त अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके जो सोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो। तो हम बिजनेस स्टडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हमें यह माइंड में रखना है, जब भी हम बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, तो वो एक व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है और उसमें हमें उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को, उन्हीं उद्देश्यों को लेना है जो एक व्यवसाय में होते हैं। और व्यवसाय में किसी संस्था की बात करें, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कोई भी संस्था है, छोटी है या बड़ी है, वो कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पर जोर देते हैं। और ये तभी संभव हो पाता है जब उसमें जो साधन है, उस व्यवसाय या संगठन में जो साधन है, वो उनका बेस्ट यूज़ करें और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें। क्योंकि जो उस व्यवसाय के द्वारा या उस संगठन के द्वारा या उस संस्था के द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य फिक्स किए होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए और सही ढंग से, इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंटली उन उद्देश्यों को केवल और केवल सही मैनेजमेंट के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हम प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रबंध के उद्देश्य 3 प्रकार के डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 संगठनात्मक उद्देश्य, सेकंड पे है सामाजिक उद्देश्य, थर्ड है व्यक्तिगत उद्देश्य। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि संगठनात्मक उद्देश्य, जैसा कि नाम से ही हमें लग रहा है कि संगठन किसी भी एक व्यक्ति से नहीं बनता, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, या यूं कहें कि उस जो व्यवसाय है या वो संस्था जिसके जो हित रखने वाले पक्ष हैं, जिसमें जो हित रखने वाले पक्ष हैं, जैसे उसका व्यवसाय का स्वामी आ गया, कर्मचारी हो गया, ग्राहक हो गए, सरकार हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हैं, व्यवसाय से संबंधित हैं और व्यवसाय से हित रखने वाले लोग हैं। तो जब भी संगठनात्मक उद्देश्य हम बात करेंगे, तो संगठनात्मक उद्देश्यों का अर्थ पूरे संगठन के लिए निर्धारित किए जाने वाले उद्देश्यों से है। इन उद्देश्यों का निर्धारण करते समय प्रबंध द्वारा व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्ष, जैसे स्वामी, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार या इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। इससे व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य भी पूरे होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसका उद्देश्य तो सबसे पहले यही होता है कि सर्वाइव करना या जीवित रहना। दूसरा उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना और तीसरा उसका उद्देश्य होता है ग्रोथ, विकास होना। तो ये 3 संगठनात्मक उद्देश्य के अंदर ही हमारे पास आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संगठन का उद्देश्य, कोई भी संगठन जब बनता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई भी व्यवसाय या संस्था जब काम करती है तो उसका उद्देश्य रहता है कि वो सर्वाइव करे, क्योंकि जीवित रहना सबसे पहला उसका उद्देश्य रहता है। क्योंकि अगर वो जीवित ही नहीं रहेगा, अगर वो व्यवसाय चलेगा ही नहीं, अगर वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, तो लाभ वो कैसे कमा सकता है, विकास कैसे कर सकता है। तो इसीलिए नंबर 1 पे रखा जाता है सर्वाइवल। और नंबर 2 की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो जितने भी संगठन होते हैं या यूं कहें कि लाभ कमाने वाली संस्थाएं या व्यवसाय होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता ही लाभ कमाना है। और यह तभी हो पाता है जब जो व्यवसाय है उसमें जो उसके साधन हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइज हो और कम से कम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हो। और यह तभी संभव हो पाता है जब आप उस व्यवसाय के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मैनेज करें या प्रबंध करें। तीसरे नंबर की बात करें, विकास ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यवसाय है या कोई भी संगठन है, वो ठीक है, चला तो है, लाभ भी बहुत अच्छे तरीके से कमा रहा है, लेकिन विकास उसका प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करके ही विकास संभव है। जितने भी उसके रिसोर्सेज रहते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, उन सब का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज होना और प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करना, तभी वो विकास किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें कि प्रत्येक कोई जो भी व्यवसाय है वो यह चाहता है कि वो अच्छा विकास करे, और इसीलिए प्रबंध के द्वारा ही यह पॉसिबल होता है। जैसे हम बात करते हैं कि ग्रोथ को कैसे मापा जा सकता है, ग्रोथ से क्या मतलब है या विकास से क्या मतलब है। तो विकास
जैसे कोई व्यवसाय है, उसकी बिक्री अगर बढ़ रही है तो उसका मतलब वो विकास कर रहा है, विकास हो रहा है। या कोई भी व्यवसाय है, उसका जो कर्मचारी हैं वो बढ़ रहे हैं, तब भी वो विकास की श्रेणी में आएगा। या यूँ कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस व्यवसाय में हो रही है, तब भी हम कहेंगे कि उस व्यवसाय का विकास हो रहा है। या यूँ कहें कि जो प्रोडक्ट वो व्यवसाय बना रहा है, वो तो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा प्रोडक्ट वो बना रहा है। तो ये सारे के सारे विकास में ही आते हैं। इसीलिए हम इसको विकास कहेंगे। मुझे लगता है कि आपको संगठनात्मक उद्देश्य के बारे में पता लग गया है। सेकंड है, नंबर 2 पे आता है सामाजिक उद्देश्य। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी व्यवसाय है, वो समाज के बगैर अधूरा है। या यूँ कहें कि व्यवसाय उत्पन्न ही समाज में होता है, और जब व्यवसाय समाज में रह के लाभ कमा रहा है, विकास कर रहा है, तो उसका कहीं न कहीं सामाजिक उद्देश्य भी रहता ही है, और समाज के प्रति भी उसका कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है। तो ये पॉसिबल तभी है जब हम प्रबंध के द्वारा सामाजिक उद्देश्यों, जब भी हम व्यवसाय में कोई जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रबंध करते हैं, तो सामाजिक उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है। सामाजिक उद्देश्य से सीधा-सीधा मतलब है, जैसा नाम में ही है सामाजिक उद्देश्य, कि प्रबंध की क्रियाएँ जितनी भी होती हैं, उस जो प्रबंध की क्रियाएँ हमारे व्यवसाय में होती हैं, उस समय जो सामाजिक हितों का ध्यान रखा जाना है। और संगठन चाहे कोई भी हो, व्यावसायिक हो, छोटा हो, बड़ा हो, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, समाज का अंग होने के कारण उसे कुछ सामाजिक दायित्वों को पूरा करना होता है। और इसका अर्थ है समाज के विभिन्न अंगों के लिए आर्थिक मूल्यों की रचना करना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रबंध क्या करता है? प्रबंध जैसे नंबर 1 पे आ जाता है, रोजगार के अवसर प्रदान करता है, वातावरण को दूषित होने से रोकता है। थर्ड है जीवन स्तर में सुधार में योगदान। फोर्थ है शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान देना, गुणवत्ता को बनाए रखना, मिलावट को रोकना, और असभ्य विज्ञापनों का सहारा ना लेना। तो नंबर 1 की बात करें, रोजगार के अवसर प्रदान करना, तो कोई भी व्यवसाय है, उसका यह दायित्व रहता है, या उसका यूँ कहें कि समाज को क्या दे सकता है? रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है। तो प्रबंध का भी उद्देश्य, जब भी किसी भी व्यवसाय का प्रबंध किया जाता है, तो उसमें यह चीज़ मेन फोकस पे रखी जाती है कि वहाँ पे लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएँ। नंबर दूसरी बात पे आती है कि वातावरण को दूषित होने से रोकना। वातावरण जब भी व्यवसाय इस्टेब्लिश किया जाता है या चलाया जाता है या उसका प्रबंध किया जाता है, जब भी जो उसमें जो क्रियाएँ होती हैं, प्रबंधकीय क्रियाएँ होती हैं, उस दौर में वातावरण को दूषित होने से बचाना भी यह एक सामाजिक उद्देश्य के अंदर ही आता है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार में योगदान। ये तभी हो सकता है जब अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ वो प्रोवाइड कराए। शिक्षा अपने कर्मचारियों को, अपनी जो सोसाइटी है जहाँ पे वो सर्वाइव कर रहा है, वहाँ पे वो इन सुविधाओं को प्राप्त करवाए। और यह तभी होता है जब हम व्यवसाय में प्रबंध का कार्य कर रहे होते हैं। और गुणवत्ता को बनाए रखना, जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे होते हैं, व्यवसाय में बनाएँगे, तो जब भी सिर्फ़ और सिर्फ़ लाभ को ही माइंड में नहीं रखते हुए गुणवत्ता को भी बनाए रखना है, ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी का माल और गुणवत्ता वाला मटेरियल उनको मिले। ये सब प्रबंध के दौर में ही होते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी व्यवसाय में कोई काम करेंगे, तो उसमें जो जितनी भी क्रियाएँ होंगी, उनका प्रबंध तो हमें करना ही पड़ेगा। चाहे मैन है, मशीन है, मटेरियल है, मनी है, ये सारी की सारी चीज़ें, इन सब की हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज़िंग करनी पड़ेगी, स्टाफिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी, कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। ये पहले ही हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए ये हमें प्रबंध का उद्देश्य रहता है, प्रबंध के उद्देश्यों के बीच में रहते हैं। मिलावट को रोकना, ये भी गुणवत्ता को ही बनाए रखना, वैसे ही इस पॉइंट का भी एक्सप्लेन हो जाएगा ये। असभ्य विज्ञापनों का सहारा ना लेना, ऐसा नहीं है कि व्यवसाय सिर्फ़ और सिर्फ़ लाभ कमाने के उद्देश्य से ही इस चीज़ को करे कि ऐसे जो असभ्य विज्ञापन है, उनको वहाँ पे एडवर्टाइज़ करें और उसकी वजह से जो सोसाइटी है, समाज को है नुकसान पहुँचे। तो ये सारा का सारा प्रबंध के द्वारा ही देखा जाता है। सामाजिक उद्देश्य में इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट उद्देश्य देखते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य। अब व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए भी हम बात करें कि प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्यों से हमारा अभिप्राय कर्मचारियों के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्यों से है। सीधी-सीधी बात है कि
एक व्यवसाय है, संगठन है, उसमें जो कर्मचारी हैं, उनके जो उनसे रिलेटेड जो भी ऐसे कार्य हैं, उनके संदर्भ में हमने उन उद्देश्यों को ध्यान में रखना है। तो एक प्रबंधक को चाहिए कि जब भी वो एक व्यवसाय में प्रबंध करता है, तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। तो इसलिए हम व्यक्तिगत उद्देश्य एक कर्मचारी के संदर्भ में ही लेते हैं। तो कर्मचारी कंपनी के विवेकशील व संवेदनशील संसाधन होते हैं, अतः इनकी भावनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे कि कर्मचारियों की संतुष्टि होने पर संस्था क्या करती है, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने लगती है। व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि संगठनात्मक व व्यक्तिगत उद्देश्यों में टकराव की स्थिति पैदा ना हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि संगठन का जो उद्देश्य है, संगठनात्मक उद्देश्य है एक व्यवसाय का, तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो है लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना, जबकि व्यक्तिगत उद्देश्य न्यूनतम वेतन देना है। तो इसमें क्या होगा, अब जो कर्मचारी उस व्यवसाय में, उस संगठन में कार्य कर रहे हैं, उनको ये लगेगा नहीं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि उनको न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। तो अब इसीलिए ये स्वाभाविक है कि यहाँ पे टकराव होना स्वाभाविक है। तो इसलिए इसमें संतुलन की स्थिति पैदा करना ही, ये संतुलन रखना ही जो व्यक्तिगत उद्देश्य आता है। तो इसमें जैसे कि हम बात करें कि उचित पारिश्रमिक देना, कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना, यह व्यक्तिगत उद्देश्य, प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्य में आता है। स्वच्छ वातावरण देना, जो वहाँ पे व्यक्ति या कर्मचारी उस संगठन में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था करना। प्रबंध में हिस्सा देना, कई बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो प्रबंध में भी अपने कर्मचारियों को हिस्सा देती हैं। या नौकरी में सुरक्षा प्रदान करना, ये भी व्यक्तिगत उद्देश्य ही है, क्योंकि प्रबंध, जब भी हम किसी व्यवसाय का प्रबंध करते हैं या प्रबंध के द्वारा इस उद्देश्य को जब सोचते हैं या फोकस करते हैं, तो जो हमारे कर्मचारी होते हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि वो उसकी जो सेफ्टी है या यूँ कहें कि सुरक्षा है, वो बहुत मायने रखती है। क्योंकि अगर कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, तो बड़ी आसानी से, अच्छे तरीके से उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस, प्रभावपूर्ण तरीके से वो कार्य करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत ही आती हैं। फिफ्थ है प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तो जैसे कोई व्यवसाय है, जब भी नए कर्मचारी वहाँ पे रखे जाते हैं या टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो प्रबंध में रहता है कि जो व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत ही ये आते हैं कि उनको ट्रेनिंग दी जाए, अच्छा प्रशिक्षण उनका किया जाए, ताकि देखो अब सीधा सीधा ये प्रबंध के साथ जुड़ गया कि क्यों देंगे हम प्रशिक्षण, इसलिए देंगे ताकि वो कम से कम कॉस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट करें, उनकी एफिशिएंसी बढ़े, उनकी इफेक्टिवनेस बढ़े, वो इफेक्टिव तरीके से काम को करे, ठीक है। और तब ऐसा तभी हो पाएगा जब हम उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, और प्रशिक्षण से क्या होगा, उनके कार्य में सुधार आएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, इफेक्टिव तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो अच्छा, इसका मतलब है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं या उनके जो साधन हैं, उनका मिस यूटिलाइजेशन कम होगा, या यूँ कहें कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। अब नंबर 6 पे है पदोन्नति व विकास के अवसर प्रदान करना। देखिए, जैसे कि हम कर्मचारियों की बात करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया कि व्यक्तिगत उद्देश्य जो है वो सीधा-सीधा जो संगठन है उसके कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। अब मान लो कोई व्यक्ति, अच्छी उसकी एफिशिएंसी है, इफेक्टिव तरीके से वो काम को कर रहा है और अपनी आउटपुट भी अच्छी दे रहा है, तो ये उसका अधिकार भी बनता है कि उसको पदोन्नति मिले या विकास के अवसर उसको प्रदान हो। तो एक जब भी हम मैनेजमेंट में इन चीज़ों को पढ़ते हैं या मैनेजमेंट किसी भी व्यवसाय में हम जब करते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर खासकर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि व्यक्तिगत उद्देश्यों को हमने कैसे सेट करना है। नेक्स्ट है प्रबंध का महत्व। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रबंध का महत्व। कि अब सबसे पहली बात है, मैंने पहले भी बोला है कि जितने भी शब्द होते हैं, उन शब्दों को हमें गहराई से समझना होता है। अब महत्व की बात होती है कि महत्ता, उसका इम्पोर्टेंस, या यूँ कहें कि उसके पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें या उसकी गुण। तो उस उन उस जो वो जो कंटेंट है या वो जो हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, उस चीज़ से हमें क्या-क्या प्राप्त हो सकता है। तो जैसे इसमें हम पढ़ते हैं कि प्रबंध सभी जितनी भी उसमें क्रियाएँ होती हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित करता है। ये किसका कार्य होता है? कोऑर्डिनेशन, प्रबंध का ही कार्य होता है। अभी हम 1-2 डेफिनेशंस इसमें पढ़ लेते हैं, या 1-2 राइटर ने जो दिया है, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे पीटर एफ ड्रकर ने
इसके महत्व के बारे में बताया है कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील जीवनदायी तत्व है। इसके नेतृत्व के बिना उत्पादन के साधन केवल साधन ही रह जाते हैं, वे कभी उत्पादन नहीं बन पाते। और रॉबिन्सन है, प्रोफेसर रॉबिन्सन के शब्दों में, कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वह संवेग की स्थिति में ही क्यों ना हो। इसके लिए इसे नियमित स्टिमुलस या उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती है। अब यह स्टिमुलस व्यवसाय को कौन प्रदान करता है, या उद्दीपन कौन प्रदान करता है? गति। उद्दीपन मतलब गति। गति कौन प्रदान करता है व्यवसाय को? प्रबंध ही प्रदान करता है। क्योंकि जिस प्रकार से एक मानव है, मानव शरीर में मस्तिष्क के अभाव में जो हमारा बॉडी है वो एक पुतला है, अगर उसमें दिमाग नहीं है तो वो एक पुतला ही है। उसी प्रकार से व्यवसाय अगर है तो व्यवसाय में अगर प्रबंध नहीं है तो वह एक निष्क्रिय रहता है। जो प्रबंध व्यवसाय हमारा निष्क्रिय रहता है। वास्तव में प्रबंध संगठन की शक्ति, प्रबंध को संगठन को शक्ति देता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि मोर प्रोडक्शन विद लेस एफर्ट्स, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आप लेस एफर्ट्स से कैसे प्राप्त कर सकते हो, ये प्रबंध से ही पॉसिबल होता है। सॉरी। प्रबंध जैसे पहले है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होता है। तो इसमें देखें कि जो कर्मचारी है, या इसमें देखते हैं कि जैसे एक कोटेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है बुक पे, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। कोई भी एक्टिविटी है उसमें से अगर हम मैनेजमेंट को माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो नथिंग होगा, या फेलियर होगा, या जीरो होगा। तो आइए इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रबंध सामूहिक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होता है। कि प्रबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका उद्देश्य प्रधान क्रिया होना है, क्योंकि यह एक उद्देश्य प्रधान है। मतलब ये प्रबंध तभी किया जाता है जब हम उस संगठन के उद्देश्यों को सामूहिक रूप से प्राप्त करने में लग जाते हैं। और एक प्रबंधक उद्देश्यों की प्राप्ति सभी व्यक्तियों के प्रयत्नों का सही निर्देशन करके प्राप्त करता है, या करके ही करता है। क्योंकि सिर्फ ये मैनेजर का ही काम नहीं है कि वो उस जो व्यवसाय है उसके उद्देश्य को प्राप्त करे। ये सभी क्युमुलेटिव एफर्ट्स है, सभी कर्मचारियों का, सभी व्यक्तियों का। इसलिए इसको ग्रुप गोल बोला गया है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। नंबर 2 पे आता है, प्रबंध से कुशलता बढ़ती है। अब मैंने डिस्कस किया था कि जब पिछले वाले वीडियो में, कि प्रबंध में 2 चीज़ें तो हैं ही, कि एक तो इफेक्टिवनेस और दूसरा एफिशिएंसी। अब जब आप सही तरीके से, मैनेज्ड तरीके से, प्लान तरीके से ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे और डायरेक्टिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, तो आपकी कुशलता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप कुशल होंगे, उस काम को करने में आपकी कुशलता बढ़ती जाएगी। तो एक जो प्रबंधक है, सभी संसाधन, जितने भी संसाधन होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके क्या हो जाता है, उसकी कुशलता बढ़ जाती है। और प्रबंध, तीसरा है, प्रबंध गतिशील संगठन तैयार करता है। देखिए, प्रबंध प्रत्येक संगठन निरंतर बदलते वातावरण में काम करता है। ऐसा नहीं है कि आज जो एनवायरनमेंट है, आज का एनवायरनमेंट है, वो व्यवसाय के अनुकूल है और कल को भी व्यवसाय के अनुकूल ही रहता है। तो व्यवसाय का वातावरण जैसे भी बदलेगा या बदलता है, तो मैनेजमेंट अपने आप को वैसे ही तरीके से मैनेजमेंट को सेट करना होता है। बदलते वातावरण का सामना करने के लिए संगठन में भी अनेक परिवर्तन करने पड़ते हैं, लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि कर्मचारी परिवर्तन का विरोध करते हैं। प्रबंधक परिवर्तन से होने वाले लाभों से कर्मचारियों को परिचित कराकर विरोध को समाप्त कर देते हैं। तो आपको पता ही है कि व्यवसाय जब चेंज हो रहा है तो प्रबंधक में भी चेंज होगा ही होगा, क्योंकि समय के साथ साथ जैसा कि हमने जब पढ़ा था कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, तो ये सारी चीज़ें जब पढ़ी थी, तो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट थी, उस समय सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के मैनेजमेंट के ऊपर ही ध्यान दिया जाता था। जैसे कि इसके शब्द से भी एक अर्थ निकलता है इसका, मैनेजमेंटी टैक्टफुली। इसका मतलब हुआ कि मैनेजमेंट टैक्टफुली, कि हमने जितने भी उस जो मनुष्य हैं या कर्मचारी हैं, उनको जो वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, मनुष्य मीन्स कि वहाँ पे जो कर्मचारी हैं व्यवसाय में, उनको हमने टैक्टफुली मैनेज करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम ले सकें, कम से कम कॉस्ट पे, और ज़्यादा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तरीके से। फोर्थ है, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता
करता है। अब हमने व्यक्तिगत उद्देश्य पढ़े, तो ये तो उन्हीं उद्देश्यों के लिए हम इसका महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये उनको प्राप्त करने में सहायता करता है, तो इसका महत्व उतना है कि व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करें। और व्यक्तिगत उद्देश्य हमने क्या-क्या पढ़े? व्यक्तिगत उद्देश्य हमने देखिए क्या पढ़ा कि उचित पारिश्रमिक देना, स्वच्छ वातावरण देना, प्रबंध में हिस्सा देना, नौकरी में सुरक्षा प्रदान करना, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और पदोन्नति व विकास के अवसर प्रदान करना। तो इन सब को प्राप्त करने के लिए सहायक है। कैसे सहायक? कि देखिए, प्रबंधक जो होता है वो कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है, अच्छा लीडरशिप करता है, अच्छा नेतृत्व प्रदान करके करता है, अच्छा खुला कम्युनिकेशन करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कोऑर्डिनेशन जो करता है, समन्वय करता है। फलस्वरूप वे अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पॉइंट था फोर्थ। और फिफ्थ है प्रबंध समाज के लिए, समाज के विकास में सहायक है। अब जब हम प्रबंध का महत्व के बारे में करेंगे, जो पीछे हमने प्रबंध के उद्देश्य पढ़े, उनको प्राप्त करने में सहायता करता है। तो आप सीधा-सीधा भी लिख सकते हैं कि प्रबंध व्यवसाय के संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। और संगठनात्मक उद्देश्य क्या-क्या हुए? संगठनात्मक उद्देश्य हमारे हुए जैसे वह व्यवसाय जीवित रहना चाहता है, लाभ प्राप्त करना चाहता है, विकास भी उसका संगठनात्मक उद्देश्य हुआ। वैसे ही अब ये व्यक्तिगत हमने पढ़ लिया। अब व्यवसाय समाज के विकास में सहायक है। समाज के विकास में हमने इसके उद्देश्य तो पढ़े, तो जो उद्देश्य थे वही तो पॉजिटिव पॉइंट है। तो उन्हीं को हमने यहाँ पे लिखना है कि जितने भी इसके सामाजिक उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए भी क्या करता है प्रबंध सहायता या सहायक है। प्रबंध के समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। प्रबंधक अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करके समाज में विकास में सहायता प्रदान करता है। अब ये उत्तरदायित्व हमने पढ़े हैं, क्या-क्या उत्तरदायित्व उनके रहते हैं, या यूँ कहें कि सामाजिक उद्देश्य हमने पढ़े हैं कि रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, वातावरण को दूषित होने से बचाना, अच्छी क्वालिटी की उचित वस्तुएँ प्रोवाइड उनको करवाना। तो जितने भी ये सामाजिक उद्देश्य हैं, सामाजिक उद्देश्य और भी जैसे असभ्य विज्ञापनों का सहारा ना लेना, मिलावट को रोकना, जीवन स्तर में सुधार में योगदान देना, तो ये सारे के सारे सामाजिक उद्देश्य आते हैं। तो ये प्रबंध जो है वो समाज के विकास में भी सहायक होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज ये चैप्टर ख़त्म हुआ है। आपने बिल्कुल सही तरीके से या ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनना है और अपनी कॉपीज़ पे भी आपने प्रबंध के उद्देश्यों को एक्सप्लेन करना है और प्रबंध का महत्व भी आपने लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रबंध विज्ञान एवं कला या प्रबंध विज्ञान, कला एवं पेशे के रूप में हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।